हेलो, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं देखूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यानी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर जो मैं कर रहा हूं आपके लिए वो फेज एंगल, पावर फैक्टर एंड पावर कैलकुलेशन। ओके, तो मैं अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल फेज एंगल कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे और पावर का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे। इसके रिगार्डिंग मैं हमारा जो टॉपिक हेडिंग है यहाँ पर अगर बात करूं तो फेज एंगल कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या होगा, फेज एंगल कैलकुलेशन, नेक्स्ट पावर फैक्टर एंड नेक्स्ट पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं आप, है ना, क्वेश्चंस का कैलकुलेशन कैसे करें ये आ जाते हैं। तो चलिए हम यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार लेता हूं मैं यहाँ पे चीजों को, ओके, कि किस तरीके से यहाँ पे अपन चीजों को देखना है। चलिए पहला ही क्वेश्चन मैं यहां पे लूंगा, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन मैं लूंगा यहां पर, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो मेरा क्वेश्चन होगा, सपोज दैट क्वेश्चन आपसे कह रहा है v ऑफ t इज इक्वल टू 20 sin ओमेगा t एंड कह रहा करंट it इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t माइनस 30 डिग्री। ओके, ये आपका गिवन क्वेश्चन होगा और यहां से आपसे पूछेगा फाइंड, यहां से पूछ रहा है, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज एंगल, ओके, पावर फैक्टर, ओके, एंड एवरेज पावर, इक्वेशन से क्या क्वेश्चन हमने तीन दिए हैं, कैसे इसको डिलीवर करोगे, कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपको यहाँ पे करना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देख लेता हूं, है ना, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहां आपका मेन टारगेट होना चाहिए, ओके, कि इसको मैं यहां तक कर दूं। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, ओके, सॉल्यूशन होगा हमारा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो अब तक हमने आपको समझाया है इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। रेगुलर यहां पे समझना है, वोल्टेज दिया है ये, करंट दिया है ये। अब बताइए अगर ओमेगा टी रिफरेंस रहा होगा, ओमेगा टी रिफरेंस रहा होगा तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। सर्किट में करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसका मतलब सर्किट का नेचर कैसा है, इंडक्टिव, इंडक्टर में करंट लैग करता है। अगर दोनों में कोई फेज एंगल नहीं होता तो सर्किट का नेचर होता है रेजिस्टिव। क्लियर, ये तो समझने की चीजें हैं, बाकी क्वेश्चन तो जो कहा है हम वहां निकाल देते हैं आपके लिए, फिर हम आगे समझेंगे। अब बात बहुत सारी उठती है यहाँ पे, देखो दोनों का अगर कोई इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा तो ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन भी बोलेगा लिखने के लिए तो वोल्टेज में कोई ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पे वोल्टेज का अगर मैं कर्व लिखना चाहूं, वोल्टेज का, तो आप कहोगे सर ये वोल्टेज का ग्राफ होगा, ओके, ये क्या होगा, अगर वोल्टेज का ग्राफ होगा तो वोल्टेज के ग्राफ में ये मैक्सिमम वैल्यू किस चीज को इंडिकेट कराता है, पहले से कराता है हम आपको 20 वोल्ट को, ये किस चीज को, 20 वोल्ट को। तो एक वोल्टेज का कर्व हो गया। दूसरा कर्व मैं और चाहूंगा यहां से लेने के लिए करंट का, तो करंट का ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं है, ओमेगा सेम फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी मतलब ये जहां जितनी दूरी पे आवर्तकाल पूरा करेगा ये भी उतनी दूरी पे आवर्तकाल अपना पूरा करेगा। चलिए, लेकिन कितने से पिछड़ रहा है, ये ओमेगा टी से 30 डिग्री पिछड़ रहा है। इसका मतलब ये कितना, -30, मतलब माइनस टाइम इधर घट रहा है। अगर 10 यहां बज रहा है तो 10:02, 10:03, 10:05, 10:07, तो पिछड़ रहा है, ओके, तो 30 डिग्री से। तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री तो यहां होता है, तो 30 डिग्री कहां पिछड़ रहा होगा जी, अप्रॉक्स यहां, और इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना है, 2। तो अगर ग्राफ भी कई बार आपको कोई पूछ दे कि ग्राफ बनाइए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप के वेव का ग्राफ बनाने में, ओके। देखिए ये समझिएगा, जितनी दूरी एक कंप्लीट सर्किल में इतना लगा होगा उतना ही इसका भी लगा, बस शिफ्टिंग किस चीज से है, 30 डिग्री से, बस शिफ्टिंग किस चीज से है, आपको ये सब 30 डिग्री से। अब देखिए, तो यही करंट
और जो वोल्टेज के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? फेज एंगल। उसे क्या बोलते हैं? फेज एंगल। चीजें क्लियर है? फेज एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो आपका यहाँ पे करंट जो था, अगर बात करोगे तो यहाँ पे करंट बेचा लास्ट में यहाँ वाई एक्सिस से जोड़ते हैं, इसको भी आपको पता होगा। तो ये देखिए, ये गैप, इन दोनों के बीच गैप हमेशा हर जगह सेम होगा। ये गैप हमेशा क्या होगा? सेम। और इसी को क्या बोलते हैं? फेज एंगल। चीजें क्लियर है? तो ये इक्वेशन किसका है? आपको कहोगे सर करंट का। ये इक्वेशन किसका है? आपको कहोगे सर वोल्टेज का। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2 है। मैक्सिमम 2, किसी भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम, चूंकि करंट तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो पीक 1 के जगह पे अपना वैल्यू रख सकते हैं। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो अब अगर आपसे यहां से पूछने के लिए और भी चीजें पूछ देता, इस वोल्टेज का बताइए आरएमएस वैल्यू कितना होता था? पीक बटा √2। करंट का पूछता आरएमएस वैल्यू कितना होता था? आपको पता है? पीक बटा √2। चलिए अब मैं यहां से इसको सॉल्व करिए। तो ग्राफ मेथड हमने बता दिया। तो बताइए ग्राफ में दोनों का बीच फेज एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो सीधे दिख रहा है दोनों के अंदर, है ना? यहाँ पे फेज एंगल आप कह सकते हो, फेज दिख रहा है ना, विजुअल ग्रीन कलर। फेज एंगल की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री, 30 डिग्री। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ू मैं, यहां से आगे बढ़ता हूं। डाटा को ध्यान में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, नहीं तो स्क्रीन को शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? एक में मैक्सिमम 20 है, दूसरे में 2 है मैक्सिमम पीक वैल्यू। अब हम चलेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर, ये तो पहला क्वेश्चन आपका डील हो गया, एक क्वेश्चन आपका डील हो गया। बी क्वेश्चन में कहता है पावर फैक्टर निकालिए। तो पावर फैक्टर आपको भी पता है cos 5, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री, cos 30 कितने के बराबर होता है? जितना sin 60 के बराबर होता है। sin 60 के बराबर जो चीज होता है वही cos 30 के बराबर होता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और अब डाटा को लिखते हैं। cos 30 डिग्री हम जानते हैं √3/4 होता है। कितना होता है जी? √3/4। इसका मतलब पावर फैक्टर का मान क्या हो गया? √3/4। पावर फैक्टर का मान क्या हो गया आपका? √3/4। √3/4 क्लियर है? पावर फैक्टर आप वैल्यू निकाल सकते हो। √3 1.7 है ना, 1.73, √3 का मान बटा 4। तो हमेशा 1 और 0 के बीच लाई करता है। तो एक चीज और क्लियर हो गया। थर्ड वन आंसर है हमारा, क्या होगा? थर्ड वन क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, थर्ड सी। पावर कैलकुलेशन बोला है ना, पावर, वो भी कैसा? एक्टिव पावर। कैसा बोला गया है? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ही तो क्या है? एवरेज पावर, यही बोला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको सर VI cos 5, VI cos 5। तो वोल्टेज कितना? आप ही बताओ वोल्टेज कितना? तो आपको पता है वोल्टेज था। ध्यान रखें, अब यहाँ पे बच्चे गलती कहां से करते हैं, पहले मैं इस चीजों को बता देता हूं। बच्चे गलती कहां करते हैं, रेगुलर गलती कहां करते हैं, इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये क्या करेगा? वोल्टेज उठा के, जो पीक वोल्टेज था वही उठा के लगा देता है। बच्चा सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करता है? जो पीक वोल्टेज होता है उसी को आके लगा देता है। क्या वो लगाना है? आपको पता होना चाहिए कौन से वोल्टेज थे? RMS। ये भी कौन सा था? RMS। तो जरूर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको RMS पता होना चाहिए। जबकि इक्वेशन में क्या था? पीक था। 20 क्या है? वो पीक वोल्टेज है। VM का मान कितना दिया हुआ है? 20। IM का मैक्सिमम मान दिया हुआ कितना? 2। तो अगर कोई कहेगा कि सर इसका ये बताइए VRMS, तो आप कहोगे सर 20/√2। अगर कोई कहेगा IRMS सर बताइए, तो हम कहेंगे 2/√2। चीजें क्लियर है? तो बताइए V, आप जब इसको करोगे सॉल्व, तो VRMS कितना है? 20/√2। IRMS कितना है? 2/√2। पावर फैक्टर cos 5 कितना है? cos 30 डिग्री। यानी चीजें ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 बचा रहा, और cos 30 का मान होता है √3/4। जो sin 60 का होता है वही क्या होता है? cos 30 का होता है। चीजें पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो एक छोटा सा मैट्रिक दे देता हूं, ताकि cos sin cot का डाटा आपको पता हो। तो चलिए यहां से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 4 से ये कट गया 5, इसका मतलब
√3 वाट। पावर की इकाई किसमें होती है? वाट में, ध्यान रखे। और कल वाली चीजों से एक चीज और क्लियर पता चल जाए, वो नहीं बताया था तो अभी पता चल जाएगा, है ना, अभी पता चल जाएगा। अभी दो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो गए, पर इनसे दो कुछ अलग चीज हम सीखेंगे, क्या समझिएगा, समझना है। पहला, पावर 3 तरीके से था। पावर की अगर मैं बात करूं तो सबकी यूनिट ले देता हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम पहले इसकी पावर की चर्चा कर लेते हैं, इसकी पावर की चर्चा कर लेते हैं। तो पावर हमारा 3 प्रकार के थे एसी के अंदर, एस, पी, क्यू। इसको बोला हमने एपरेंस पावर, तो इसकी रेटिंग क्या होती है? वोल्ट एम्पियर में। इसकी रेटिंग क्या होती है? वोल्ट एम्पियर में। ध्यान रहे, ये टोटल पावर है ना, और ये एक्टिव पावर है, ये क्या होता है? VI cos phi, इसका होता है वाट में। इस पावर की यूनिट हमेशा किस में होती है? वाट में। इसका होता है वोल्ट एम्पियर, इसको लिख सकते हो वोल्ट एम्पियर, है ना, वोल्ट एम्पियर, ये डाटा ध्यान रहे। और क्यू रिएक्टिव पावर होता है, जिसको बोलते हैं VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसी को बोलते हैं VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। या फिर रिएक्टिव है ना, इसलिए रिएक्टिव जुड़ जाता है। या फिर इसी को बोलते हैं KVAR, किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, बड़ा यूनिट करने के लिए केवीए कर देते हैं। इसी को देखिए, वाट को किलोवाट भी कह देगा, वाट को किलोवाट भी कह देगा। आप पूर्वक से ध्यान रखिएगा, कम से कम ये वाट बटा किलोवाट मत समझ लेना, ये भी ध्यान रखना, ये वाट होगा या फिर और केवी किलोवाट होगा। यहां देखिए वोल्ट एम्पियर होगा या फिर केवीए होगा, किलो वोल्ट एम्पियर। क्योंकि रेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो केवीए भी बोलते हैं। एक चीज ये रहा, ये भी यूनिट के बारे याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट मैं यहां से बात करूं तो आप कहोगे सर एक चीज और बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तो देख लो क्या बता रहा हूं। बहुतों को साइन कोटेन का डाटा नहीं पता होता है, नहीं पता होता है तो मैं बता देता हूं। साइन कॉस तुरंत कहीं भी आप यूज कर सकते हो, आपको उसका वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, साइन और कोस के लिए चलेंगे। पहले मान लीजिए साइन का सबसे पहले आपको डाटा याद होना चाहिए, 0 1 2 3 4 लिखना है। क्या करना है? 0 1 2 3 4 लिखना है। नेक्स्ट इसमें सब में भागा क्या दे देना है? 4 से। सब में भागा क्या करना है? आपको डिवीजन देना है 4 से। सब में आपको डिवीजन देना है 4 से। उसके बाद सबको क्या कर देना है? रूट के अंदर ले आना है। सबको क्या करना है? रूट के अंदर ले आना है। ध्यान रखिएगा। अब साइन 0 डिग्री सबसे पहले जो होगा वो 0 का होगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। चीजें क्लियर है? ओके, तो अब अगर इसके वैल्यू को अगर लिखा जाए तो साइन 30 डिग्री पे, साइन का सबसे पहले कर रहा हूं, है ना, साइन 30 डिग्री का अगर मान कभी पूछ देता है कोई आपसे, तो साइन 30 डिग्री का 0 बटा समथिंग 0 क्या होगा? 0। नेक्स्ट 1 बटा 2, रूट से निकालो क्या हो जाएगा? 100 बटा 2। ये क्या हो जाएगा? 1 बटा √2, क्योंकि ये इससे कटेगा, 2 बचेगा, है ना। ये देखिए क्या हो जाएगा? √3 बटा 2। और ये देखिए साइन 90 के लिए मान 1। ये बड़ा इंपोर्टेंट, सॉरी बड़ा इंपोर्टेंट डाटा है, इन चीजों का आपको ध्यान रहे। ये जो डाटा है ना वो बड़ा ही इंपोर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। साइन कुछ नहीं याद था मुझे, साइन कौन 0 1 क्या होगा? सबको पहले सब 1 2 3 लिखा, डिवीजन 4 बाय कर दिया, है ना, अंडर रूट कर दिया। अब साइन 0 डिग्री का मान, सॉरी चलिए ले लेता हूं इसको यहाँ पे। अब देखना है क्या, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, साइन 45 का 1 बटा 2 √2। ओके, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब जैसे ही कॉस का कभी भी करना, कॉस थीटा या कॉस फाई का मान जब भी कभी निकालना हो, ध्यान रखिएगा उलटना शुरू कर दीजिए, है ना। क्या करना है? उलटना शुरू कर दीजिए। इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये
इसके जगह पे ये, और यहाँ का यहाँ यही रह जाएगा। चीजें क्लियर है आपके सामने। चलिए देखिए क्या कहा, सबसे लास्ट वाला को सब जो 90 पे होगा ये 0 पे होगा, cos 0 1। नेक्स्ट जो 30 पे होगा वो उसका 45 के बराबर होगा, तो यानी 30 का मान √3/4। sin 45 वही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे गए हैं तो यहीं पे आ गए, यहीं तो 1/√2 1/√2। sin 60 का मान, cos 60 का मान वही होगा जो sin 30 का मान है, 1/2 1/2। और sin 90 का, cos 90 का मान वही होगा जो sin 0 का है, यानी 0। जस्ट रिवर्स चल रहा है कि नहीं, बोलिए। तो ये याद रखने का तरीका है, ट्रिकी मेथड है, कभी भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं। चीजें क्लियर है, तो ये नॉर्मल डाटा याद रखने का, और चीजें आसानी से आप याद कर सकते हो। हालांकि तो बहुत सारी चीजें जिसको मैं आगे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको सामने कराता रहूंगा। तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके होंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजें क्लियर है। आपसे पूछता है अपरेंट पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर या केवीए में, पावर एक्टिव पावर या रियल पावर की यूनिट वाट में या किलोवाट में, और रिएक्टिव पावर का वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। चीजें क्लियर, स्क्रीनशॉट यहां से आ गया। चलिए एक बार मैं नीचे कर देता हूं, इसको कर लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन शुरू से आया था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फेजर से भी सीधे एंगल आपको दिख जाता है कि कैसे वहां का एंगल होता है, अदरवाइज फेजर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। एक दो और डॉट देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहेगा आपसे, ध्यान रखिएगा, कहेगा v of t इक्वल टू 10 sin 3 ओमेगा t प्लस 2 sin 5 ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। ओके, प्लस 30 डिग्री। नेक्स्ट करंट का एक इक्वेशन देगा, यहां पे हार्मोनिक्स के साथ इक्वेशन है, यानी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है एक वोल्टेज के साथ, यानी एक वोल्टेज के साथ एक थर्ड हार्मोनिक्स का सिग्नल यहां पे दिया हुआ है 3 ओमेगा और यहां पे 5th ओमेगा। ओके, नेक्स्ट है आई इक्वल टू, कई बार कहेगा आपसे कि 1 sin 3 ओमेगा प्लस, यहां पे फिर बोल दिया, ये इसको 2 कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहां पे छोटे हो जाएंगे एलिमेंट, है ना। और 1 sin 5 ओमेगा और ये चीजें क्या हो जाएगा प्लस 60 डिग्री कर दो, प्लस 60 डिग्री कर दो। अब ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन पूछता है फाइंड एवरेज पावर ऑफ गिवन सिग्नल, इस दिए हुए सिग्नल का एवरेज पावर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, क्या करोगे, आपके सामने कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में क्वेश्चंस क्या करोगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को साइड में लगाते हैं, आई होप क्वेश्चंस आपको पता होगा। हम बढ़ते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो गिवन डाटा है, ये जो क्वेश्चंस है, इसमें वोल्टेज करंट, ध्यान रखिएगा, दो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एक सोर्स के साथ है, यहाँ पे दिखाया गया एक वोल्टेज में दो फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी का 3 ओमेगा है, ये तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 पाई एफ, एक फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल ओमेगा। ओके, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट करंट के साथ भी चल रहा है, एक जो करंट चल रहा है उसमें 3/3 ओमेगा और यहाँ पे भी 5th ओमेगा। ओके, तो पावर हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, पावर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये हमेशा आपके दिमाग में। तो एक सबसे पहले हम नोट डाउन करने की एक चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नोट करना है, हमेशा नोट करके दिमाग में बैठा लेना है। एवरेज पावर is
always calculates in same frequency signal में हमेशा आपका एवरेज पावर निकलता है। otherwise in different frequency signal average power becomes zero। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको होनी चाहिए। वेट फ्यू मिनट, तब तक आप लोग एक बार इसको लिख लो। मैं एक बार बातें कर लेता हूं, कुछ कॉल आ रही है, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे एक बार। एक बार नोट डाउन करेंगे आप लोग। चल, कॉल कट गया लगता नहीं। चल, नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप चीजें क्लियर होगी। चल, यानी सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कभी भी पावर कैलकुलेट हो सकता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में नहीं। इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्या आपको ऐसा बता दिया, चीजों को और छोटा करते जाते हैं। चल, कह रहा है अगर ऐसे सिग्नल में पावर आपको निकालना है, क्या निकालना है, पी एवरेज। ध्यान रखिएगा, कहता है ऐसे सिग्नल का अगर पावर निकालना है तो समान फ्रीक्वेंसी के साथ ही इस करंट को वोल्टेज के साथ गुना करना है। यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तभी, यानी इसका ये वोल्टेज करंट के साथ तभी गुना होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसका मतलब जब पावर कैलकुलेट करेंगे तो समान फ्रीक्वेंसी चेक करना बहुत जरूरी है, 3 ओमेगा 3 ओमेगा, यानी यही दो गुना हो सकता है। इस वोल्टेज का इस करंट के साथ कभी गुना नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे थ्री क्या है आपका, थर्ड हार्मोनिक्स का सिग्नल है और यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक का सिग्नल है। तो इस थर्ड का इस फिफ्थ के साथ कभी भी एवरेज पावर अगर निकाला जाए तो हमेशा क्या देगा, ये 0 देगा। हमेशा क्या देगा, 0 देगा। ध्यान रखें चीजों को, यानी इसीलिए इसने नोट में लिखाया कि एवरेज पावर इज ऑलवेज कैलकुलेट इन सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी अगर दिख जाए 3 ओमेगा 3 ओमेगा, तो इसी में सिर्फ निकलेगा। अगर इसका इसके साथ निकल, चूंकि करंट का इक्वेशन में ये दोनों है, वोल्टेज में भी ये दोनों है, तो ये वोल्टेज में और करंट का गुणनफल पावर में तभी हो सकता है जब 3 है तो इसका भी 3 है, 5वां है तो इसका इससे निकल जाएगा, इसका इससे निकल जाएगा। यानी मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां इसका निकलेगा पहले सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, यानी Vrms 1 into Irms 1 into cos। इन दोनों का फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर, दोनों में कोई एंगल है जी, नहीं है। नेक्स्ट एडिशन होगा। क्लियर, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, फिर Vrms और 2, चूंकि ये दूसरा वोल्टेज है यहाँ पे, है ना उसका, और Irms 2 एंड फेज एंगल कितना है आप ही बताएंगे। फेज में एंगल देखो, एक 30 डिग्री से लीड कर रहा है, प्लस का मतलब 30 डिग्री से लीड करना है। यहां देखिए, अगर कुछ नहीं होता, ओमेगा वाला सिग्नल होता खाली, यानी यहां तो ऐसा होता है 5 ओमेगा होता तो सिर्फ एक ऐसा सिग्नल बन जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्लस 30 डिग्री। अगर ये प्लस 30 डिग्री बोल रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल पीछे से चल रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, पीछे से चल रहा होगा। और जब यहां पे 60 डिग्री करंट की बात की जाए तो ये और 30 डिग्री पीछे से चल रहा होगा, और क्या कर रहा होगा, 30 डिग्री से पीछे। तो दोनों का फेज में डिफरेंस कितना हो गया, ये यहां से 30 डिग्री से पीछे चल रहा है और ये यहां से 60 डिग्री से इधर से चल रहा होगा, मतलब लीड कर रहा है। तो दोनों के बीच कितना का गैप, दोनों के बीच आपको भी सर 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये यहां से 60 है, ये यहां से 30 है, तो दोनों के बीच का गैप ना, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो 30 डिग्री का ही गैप दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री।
यहाँ पे एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। चीजें क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो वी आर एम एस, इसका आर एम एस क्या है, इधर पीक के साथ है, उसका आर एम एस करेंगे तो 10/√2, 10/√2। नेक्स्ट आई आर एम एस की बात करूं तो 2/√2, 2/√2। cos 0 का मान 1। चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। v ये टर्म आ गया। अब क्या होगा, 2 है, 2 है तो 2/√2 इंटू आई आर एम एस का 1/√2 और cos 30 अभी हमने बोला sin 60 के बराबर होगा, cos 30 sin 60 के बराबर होगा तो क्या हो गया 1/2। ठीक है ना। और इससे पहले क्या निकाला था, cos 30 था ना, इससे पहले cos 30 था ना। चलो उस क्वेश्चन को भी मैं देख लूंगा। इससे पहले वाले में वेट कहीं उसमें मिस्टेक तो नहीं कर दिया, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले में एंगल इतना था, गलती कर दिया ना, √3/2 cos 30 3/2। गलती तो हो गई ना, पहले वाले क्वेश्चंस में गलती हो गई। क्या होता है, √3/2 होता है ना। यहाँ पे क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में √3/2 होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा पावर फैक्टर √3/2। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, √3/2, यहाँ भी √3/2, आप लोग इस चीज का ध्यान रखना है ना। यहां भी क्या हो जाएगा √3/2। तो जब आप इसके डाटा को करोगे, चलिए तो अच्छा हुआ, कम से कम करेक्शंस यहाँ पे हो जाता है ना। तो यहाँ भी देखो अभी निकाला है ना, ये √3/2 है ना, ये किसका है, कॉस का। वेट √3/2, यहाँ पे √3/2, यही तो आएगा √3/2। चीजें क्लियर है। देखो √3/2 आया ना, तो यहां भी आपका √3/2, जहां जहां पे √3/2 आप उसको इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। √3/2 यानी √3/2, ओके, बाय 2। 4 क्यों आ रहा है भाई बार बार, चीजें क्लियर है। और भी है क्या, नहीं है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट आप लोग कर लेना है, क्योंकि √3/2 ही वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर भी तो cos 30 होता है sin 60 के बराबर। sin 60 के पास 3 आ जाता है, 3/2, 3/4 होता है, तो √4 से गया तो 2 निकल जाता है, तो यहाँ पे यही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं, तो ऐसे क्वेश्चंस में कितना हो जाएगा डाटा, कितना हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएंगे, इससे कट जाएगा तो बचा 10 प्लस, अगर यहाँ की बात करोगे तो ये 2 बन जाएगा, इससे कट जाएगा तो प्लस हो गया 1/2। तो फाइनली क्या हो गया आपका 21/2 वाट, 21/2 वाट, यानी 10.5 वाट, 10.5 आपका वाट बना है, 10.5 वाट। चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होना चाहिए। अगर इसी सर्किट में ध्यान रखिएगा, अगर इसी सर्किट में ये पूछ देता, इसी सर्किट में चीजों को जितना आप निचोड़ेंगे उतना ही निकलेगा। इसी सर्किट में ये पूछ देता, इस सर्किट में रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करें, क्या करना है, रिएक्टिव पावर। तो अभी तो आपने एक्टिव पावर निकाला, तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, रिएक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, हम निकाल देंगे। रिएक्टिव पावर की अगर बात कर रहे हो आप, तो हम वो भी निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, VRMS 1 इंटू VRMS IRMS 1 इंटू साइन फेज एंगल 1 है ना, पहला फेज एंगल जो भी होगा, क्योंकि इसमें साइन आ जाता है। फिर VRMS 2 IRMS 2 इंटू साइन फेज एंगल दूसरे का जितना भी है। अब बताइए VRMS क्या है, आपको ऑलरेडी पता था पहला का, ये देखिए मैं ले आता हूं यहाँ पे, यहां से उठा के। VRMS क्या है आपको दिखना चाहिए, चीजें आपको दिखना चाहिए। यहां देखिए ये क्या है,
आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये 10, ये 2, ये 2, ये 1। तो पहले वाले का VRMS क्या है? आप कहोगे पहले वाले का सर VRMS यही है 10/√2, IRMS 2/P क्या है 2 उसका √2, और sin 0, तो sin 0 दोनों में कोई फेज एंगल है क्या? दोनों में कोई फेज एंगल था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो sin के साथ 0 लगेगा तो डाटा तो 0 कर देगा, है ना। यहाँ पे कोई रिएक्टिव पावर नहीं होगा। ऑब्वियसली जब फेज एंगल सेम के साथ अगर फेज एंगल नहीं होता है, दो वेवफॉर्म के साथ अगर कोई फेज एंगल नहीं होता, इसका मतलब वो रेजिस्टिव लोड में, और रेजिस्टिव लोड में पूरा अपरेंट पावर रियल पावर के बराबर हो जाता, कोई रिएक्टिव पावर नहीं उत्पन्न होता है। चलिए आगे मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों के लिए भी मैं बात करूं अगर, तो आप यहां से देखिए ये 2 और 1 है, ये 2 और 1 है, इसका मतलब 2/√2, 1/√2, और दोनों के बीच फेज एंगल कितना है? तो आप कहोगे अब साइन के साथ लगाना है, कितना लगेगा? दोनों में 30 डिग्री का गैप है। ये देखिए दोनों के बीच गैप कितने का है? ये रहा, एक 60 डिग्री से 30 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, एक 60 डिग्री से, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना बचा? 30 का, यानी यहाँ पे आ गया आपका 30, यहाँ पे आ गया 30। ओके, तो आप डाटा को कैलकुलेट करा सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, ये इनसे ये कट गया sin 0, ये तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ये इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, तो sin 30 का मान कितना होता है? जो sin 30 तो ऐसे ही हम लिख देंगे 0/1/2, कितना होता है? 1/2, यानी 0.5 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इज द वैल्यू ऑफ Q, यानी Q का मान है 0.5 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव पावर भी पूछ दिया होता तो, रिएक्टिव पावर भी पूछ दिया। अब कहोगे सर KVAR क्यों नहीं लगाए? तो KVAR के लिए अगर ये 5000 होता तो 5 KVAR बोल देते, है ना, तब लगाया जाता है KVAR। अगर डाटा बहुत बड़ा हो तो KVAR लगा देते, MVAR लगाते। मेगा में होता तो वो बहुत ज्यादा जीरो हटा के उसके जगह पे 10⁶ के जगह पे हम MVAR लगा देते। चीजें क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर होगी। फिर देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। sin 30 मतलब 0/1 1/4 √1/4 हो गया तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी यही आपका सही है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप 1-2 क्वेश्चन से आपको सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक चीज क्लियर नहीं होगा तो उसको भी हम क्यों छोड़ें। एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको फंसा देता है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फंसा देता है। एक क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह देगा आपसे v of t is equal to 10 sin 314t plus 30 डिग्री, और यहां पूछ देगा i of t is equal to 2 sin 6 to 8t, और इसके बाद यहां 0 कुछ भी नहीं देगा। ओके, कुछ भी नहीं देगा। ओके, ये दो इक्वेशन आपको दे दिया। पूछ रहा है आपसे फाइंड एवरेज पावर ऑफ गिवन सिग्नल व्हाट विल बी योर आंसर। आपकी क्या आंसर होंगे, आप इसका जवाब देंगे। आपका क्या आंसर होगा, आप इसका जवाब देंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूछता है व्हाट विल बी योर आंसर। चलिए, जवाब बिल्कुल सिंपल है, एक लाइनों में इसका जवाब दे सकते हो। ओके, इसमें बहुत सिंपल है। क्या करोगे, ध्यान रखना, यहां पे फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है 314, और यहां कितना है 628। बोथ हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बोथ सिग्नल having different frequency, so its average power becomes 0,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर फंसा देता है तो चीजों का ध्यान रखना है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कभी एवरेज पावर नहीं निकल सकता। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्लास को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक।